हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और कुछ दिन हो गए हैं इस न्यूज़ को, बट क्योंकि सिर्फ बिल फॉर्मेट में था, पास हुआ नहीं है। ऐसा है नहीं कि एक्ट बन गया तो फिर मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूं। बट यस, गवर्नमेंट का क्या इरादा है, गवर्नमेंट किस हिसाब से मूव कर रही है, गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लेकर आ रही है, अगर स्टेपिंग स्टोन की तरह पढ़ेंगे तो आगे जब एक्ट आएगा फिर से अपन डिटेल में देखेंगे, आसानी रहेगी। ठीक है, पढ़ने में, याद रखने में। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आया है। राइट। एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में। और अभी ये कमेटी के पास में है, पढ़ाई चल रही है इसके ऊपर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। बिल क्या है? शिक्षा अधिष्ठान का मतलब, अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? हायर एजुकेशन। ठीक है ना, उसी से रिलेट करना है इसको। विकसित भारत, विकसित भारत विजन है 2047 का, तो उससे तो सबको जोड़ना ही है। अभी जी राम जी जो मनरेगा को चेंज करके बनाई है थोड़े से अमेंडमेंट्स वगैरह के साथ में, दैट आल्सो स्टार्ट्स विद विकसित भारत। राइट, तो ये गवर्नमेंट का फोकस है 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत तो याद रह जाएगा, शिक्षा एजुकेशन के लिए अधिष्ठान बिल अपन को याद करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपको दो चीजें मेजरली याद करनी है। टू थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दिस बिल। सबसे पहली चीज तो ये है कि हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है ना, इट्स फॉर द हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि आपके कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, पीजी यूजी जो आप करते हैं उसके लिए है। इसमें एक्सेप्शंस हैं। पहला, आईआईटीज और आईआईएम्स इसमें एक्सेप्शन है, फर्स्ट थिंग। ठीक है। और सेकंड, इसमें दूसरा एक्सेप्शन आता है काउंसिल का। कौन से काउंसिल? इसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को। एनसीईआरटी को नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी किसके लिए होता है? स्कूल के लिए होता है। राइट, एनसीईआरटी को नहीं छेड़ रहे हैं। जो कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, और उनकी जगह पे उनको टॉप करने के लिए एक विकसित भारत नाम का, कहा गया, एक संस्था बनाई, हाँ यस, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो इन सभी को ओवरसी करेगा। पहले तो रिप्लेस करेगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे और उनके ऊपर एक टॉप बॉस बैठने वाला है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके। तो दो चीजें आपको हैं जो याद रखनी है। फर्स्ट चीज क्या हो गई, आपके आईएम्स और जो आपके आईआईटीज हैं वो इसमें एग्जेम्प्टेड हैं, और दूसरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इसके नीचे अलग से काम करेगा, अलग से फंक्शन करेगा ना। एनसीईआरटी नहीं है, लेट मी रिमाइंड दैट, मैंने एक दो वीडियोस में देखा था, एनसीईआरटी की भी बात हो रही है। दे आर नॉट पुटिंग स्कूल एजुकेशन, फिर चाहे स्कूल की ही हायर एजुकेशन क्यों ना हो, एनसीईआरटी को नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, विद टाइम आपको अमेंडमेंट करने ही होते हैं, चेंजेस करने होते हैं। कुछ आपकी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हटानी होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लानी होती है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, जनरली हिस्ट्री की बुक्स में देखा जाता है और साइंस की बुक्स में देखा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स चेंज नहीं होती है, बट साइंस रोज 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 कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन आते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपको एड ऑन करनी होती है। कुछ रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हटानी होती है। सिमिलर इज द केस विद ज्योग्राफी, सिमिलर इज द केस विद हिस्ट्री। न्यूज में मुझे पता है थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बट ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट कुछ कुछ सालों में बुक्स को रिवाइज करती है। जो मेरे टाइम स्कूल बुक्स थी वो आजकल के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। राइट, और आजकल के जो स्टूडेंट्स की स्कूल बुक्स है, फिर हमें क्यों पढ़ना पड़ता है बार बार? वो इसीलिए पढ़ना पड़ता है बिकॉज दे हैव बीन कंटिन्यूअस अमेंडमेंट्स। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ये चीज समझ में आ गई? इसको डिटेल में देख लेते हैं। वीबीएसए यानी कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें तीन पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा जो रेगुलेशन करेगा। तीन काउंसिल होंगे। सबसे पहले तो रेगुलेटरी काउंसिल होगा। एक रेगुलेटरी काउंसिल बनाया जाएगा जो कि जिस कॉलेज को या जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो काम हो रहा है, जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, किसी भी टाइप की पढ़ाई है, किस स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, उसको रेगुलेट करने का काम है। दूसरा है एक्रेडिशन काउंसिल, काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पढ़ाई अच्छी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, किस स्टैंडर्ड की करा रहे हैं। एक्रेडिशन अभी भी है, राइट। एक्रेडिशन काउंसिल जो कि क्वालिटी चेक करेगा। ठीक है, और तीसरा है स्टैंडर्ड्स काउंसिल जो कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड चेक करेगा, किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग अवेलेबल है या नहीं है, उनके प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं। सिर्फ आईआईएम के बच्चों के प्लेसमेंट या आईआईटी के प्लेसमेंट होते हैं क्या? औरों के नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना, राइट। इंडस्ट्री में उनका क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स काउंसिल होंगे। तो ये तीन काउंसिल्स होंगे।
पहले क्या है उनको हटा दिया जाएगा। पहले क्या है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसको हटा दिया जाएगा। एआईसीटीई यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दिस इज गोइंग टू बी हिस्ट्री सून। एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, इसको भी हटा दिया जाएगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसी टाइप की और बॉडीज जो हैं वो अपने हिसाब से स्पेशल स्टैंडर्ड सेटर्स की तरह काम करते रहेंगे। और ये क्यों लाया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत सरकार लेकर आई थी उसको यूनिफॉर्मली कंट्री में इंप्लीमेंट करने के लिए, टू मेक एजुकेशन, हाँ ये रहा, टू मेक एजुकेशन बेटर, मोर मॉडर्न, फोकस्ड ऑन स्किल्स फॉर द फ्यूचर। इस गवर्नमेंट का स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने कई कई बार बता दिया है कि जिस तरह की एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंट्री में है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कंट्री में है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। यानी कि आप कॉलेज में जो सिखा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वो चीज नहीं चाहिए, वो पुराना हो गया, उन्हें कुछ और चाहिए, नया चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, मॉडर्न चाहिए, राइट। तो क्या होता है जब प्लेसमेंट हो जाता है तो वो उनके बेसिक नॉलेज के हिसाब से प्लेसमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन जब कैंडिडेट्स को एक्चुअली जॉब मिलती है और वो ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिसके कारण जॉब्स में गैप आता है, राइट। और इसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट भी अपन को देखने को मिलता है। यानी कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम जो है, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो पुराने जमाने का है, पुराना हो गया है। इसको लेटेस्ट और मॉडर्न बनाने के लिए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई थी। इसको सब लोग इसी कारण से ध्यान रखते हैं क्योंकि साउथ के स्टेट्स ने इसका विरोध किया था। मैंने इसको कई बार क्लास में एक्सप्लेन किया है। इफ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन एनईपी 2020 तो अपन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत डिटेल में अच्छे से देख लेंगे। जस्ट गिव मी इन द कमेंट्स कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए वीडियो, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी डिटेल्स जो हैं उसको एक तरह से स्ट्रीमलाइन तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया मैंने बता दिया है, ठीक है। एनईपी को इंप्लीमेंट करने के लिए ताकि एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सके। इस वक्त कॉलेजेस को अप्रूवल्स चाहिए होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स से, जिसके कारण डिले होता है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन की शिकायत देखने को मिलती है, और जब बहुत ज्यादा रेगुलेशन होता है तो करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जितना ज्यादा गवर्नमेंट के टच में रहोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहोगे, उतना ही ज्यादा करप्शन के चांसेस बढ़ेंगे। यानी कि आपको कम से कम उनको फिजिकल टच में लाके देना है, राइट। कम से कम तो उनके पास में ब्रेकअप्स होने चाहिए और कम से कम उनके लोग कांटेक्ट में आने चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम दी जा रही है। आई थिंक वो नेक्स्ट पेज पे है, यस यहाँ पे है, ओके सॉरी। यहाँ देखते हैं टू मैच ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इंडिया को नॉलेज हब बना। एक तो ये मेरे को ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, HUB हब। हर चीज को छोटा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो, छोटा सा अमेंडमेंट लाते हो और उसको हब बोल के इसको सेल करने की कोशिश करते हो। मुझे पर्सनली इस वर्ड से खासी नाराजगी है, बट ठीक है, इसी तरह से रिपोर्ट किया गया है। इसको एक्सप्लेन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यही बोला था पार्लियामेंट में, विच इज व्हाई आई यूज दैट वर्ड। हमें दुनिया में वापस से एक एजुकेशन सेंटर के नाम से जानना है। पहले क्या होता था, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज होती थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई, राइट, और आपका नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, ये संस्कृत कॉलेज हो गया अजमेर का। ये सब क्या है, ये सब एंशिएंट टाइम्स में इंडिया को इंटरनेशनली प्लेस करते थे व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड नॉलेज, राइट। रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ होता था। वो जो गैप हमें 1000 इयर्स का, 2000 इयर्स का टेक्निकली देखने को मिला है, उस गैप को फिल करना है और हमें वापस से एक नॉलेज के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना है, राइट। उसके लिए लाया जा रहा है, इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, इनोवेटिव हो और स्किल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस्ड हो, जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आपका मॉरल साइंस भी डेवलप किया जाएगा, लॉजिकल जो आपका डिडक्शंस होंगे वो डेवलप किए जाएंगे, और एंटरप्रेन्योरियल आपके अंदर स्किल्स डेवलप किए जाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टअप कल्चर जो बहुत ज्यादा चल रही है उसको भी हेल्प मिलेगी, उसको भी पुश मिलेगा। आपके पास आइडिया होता है, आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो आइडिया के लेवल पे ही था, यू एक्चुअली डू नॉट पोजेस रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द मार्केट, तो आपका स्टार्टअप जो आपने स्टार्ट किया था, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो फेल भी हो जाता है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की कमी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाई जाएगी। इस वर्ड को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलते, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ओके राइट। नेक्स्ट व्हाट दिस बिल एक्चुअली चेंजेस एंड हाउ। सबसे पहली चीज तो एक नई टॉप बॉडी बना दी जाएगी, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नाम की एक बॉडी बनाई जाएगी, जो कि मेन बॉस होगा, जो स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल किए भी जा रहे हैं या नहीं उसको चेक करेगा। दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम, यहाँ है वो सिंगल विंडो सिस्टम। कॉलेजेस को अप्रूवल्स लेने के लिए, कोई नया कॉलेज या नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं या फिर नया कॉलेज का एक क्या कहते हैं पूरा पूरा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं,
उनको एक्रेडिशन के लिए या फिर वैलिडेशन के लिए बहुत सारे विंडोज पे बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ता है, राइट? पहले 3-3 4-4 लेवल्स हुआ करते थे। उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया जा रहा है ताकि कॉलेजेस एक सिंगल पोर्टल को यूज करके अप्रूवल्स पा सकें, वो भी ऑनलाइन पोर्टल हो ताकि फेसलेस हो, टेक बेस्ड हो और करप्शन को भी कंट्रोल किया जा सके। मैम, हर वीडियो में करप्शन बहुत भयंकर लेवल पे है। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि अब बड़ा है, पहले कम था, या पहले ज्यादा है अब कम हो गया। नहीं, वी हैव लॉस्ट आवर मॉरल्स। और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही हूं मैं, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू इंडियंस हु आर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट पोजीशंस। कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो वो कम करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लाया गया है। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्क्लोजर। इसमें यही है कि कॉलेजेस को बाध्य कर दिया जाएगा कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डालें। कहाँ से फंड आ रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस होंगे, कौन पढ़ाएगा, किस लेवल का पढ़ाया जाएगा, टीचर्स कौन से होंगे, आप क्या क्या प्रोग्राम्स दे रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस आपकी पहले रही हुई है, इफ यू आर न्यू तो आप कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, एवरीथिंग, ताकि स्टूडेंट्स जो उसमें एडमिशन लेने का चांस ले रहे हैं उनको एक भरोसा हो सके कि ठीक है, दिस इज वेयर आई एम गोइंग। बहुत सारी फेक कॉलेजेस की खबर आई थी अभी कुछ साल पहले। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उस टाइम आई थी, तो मैंने खुद अपने कॉलेज को भी शक की नजरों से देखा था, बट थैंकफुली दैट वाज नॉट द केस। बहुत सारे कॉलेजेस फर्जी कॉलेजेस होते हैं, फर्जी डिग्रीज बांट रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करप्शन कर दिया, थोड़ा सा ब्राइबरी वगैरह हो गई और अपना काम चल रहा है। लेटेस्ट लेटेस्ट अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली कंप्लीट स्कैम, राइट? बच्चे तो ठीक है, कुछ गड़बड़ भी थी वहां पे, लेकिन अदरवाइज भी ज्यादातर तो गड़बड़ नहीं थे ना। तो बच्चों ने पढ़ाई करी, डॉक्टर भी बन गए, सर्टिफिकेट भी आ गया, और अब पता चल रहा है कि वो एक्चुअली सारे के सारे सर्टिफिकेट्स तो फेक हो गए। क्यों? क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी ने वो सर्टिफिकेट दिया है, लाइसेंस दिया है, वो यूनिवर्सिटी फेक ही है, राइट? तो उन केसेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स का के ऊपर फोकस रखा गया है। स्टूडेंट्स अपना फीडबैक दे सकें, कोई कंप्लेंट है तो उसको कंप्लेंट कर सकें, उसका रिड्रेसल भी उनको मिल जाएगा अच्छे से। और एनरोलमेंट जो है, बच्चों का एनरोलमेंट, स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और कॉलेजेस या तो अवेलेबल नहीं है, या फिर कॉलेज की फीस नहीं भर पाते हैं, या फिर कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें डील करने की कोशिश की गई है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ थ्योरी पे नहीं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, वोकेशनल ही उनका स्किल होता है। कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन हो, और वो भी इनको यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल में, राइट? नेक्स्ट, इमर्जिंग टेक वगैरह अपन बात कर ही चुके हैं, और स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई चेंज नहीं है, जैसे आईआईटीज वगैरह हो गए। क्यों? क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाले वो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसमें आईएम्स भी है, कुछ न्यूज़पेपर्स में आईएम्स भी मेंशन था, इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। बिल की मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो फिर मैं बिल खुद पढ़ के नहीं बता सकती, ठीक है? इसके ऊपर डिस्कशंस होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे, और वापस से टेबल किया जाएगा, एक्ट वगैरह के रूप में आएगा, तो अपने सबके सामने कॉपी होगी, देन विल डिस्कस दिस अगेन, ठीक है? और जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, फंक्शन करती है, ये एक्ट बनी जाएगा तो फिर से अपन इसको पढ़ लेंगे, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, डेंजर्स क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक अपन ने देख लिया है कि क्या क्या इसका इसके इनपुट्स क्या हैं, क्या इसमें डिटेल्स हैं। तो इनका फायदा क्या है, राइट? सबसे बड़ा फायदा यही है कि कॉलेजेस और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ईजी हो जाएगा। कॉलेजेस को एक ही विंडो सिस्टम पे, सिंगल पोर्टल के ऊपर मान्यता मिल जाएगी, वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएंगे। और क्योंकि रेगुलेशन मिनिमम हो जाएगा, रेगुलेशन मिनिमम क्यों हो गया? क्योंकि एक ही बॉडी है अल्टीमेटली, राइट? अल्टीमेटली तो वीबीएसए नाम का एक ही ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है जो इन सबको ओवरसी करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं लगाए जाएंगे, तो कॉलेजेस के लिए अच्छा है। और क्योंकि कॉलेजेस को बाध्य कर दिया जाएगा कि आप अपनी सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट्स पे डालो, सब कुछ दो, अपने टीचर्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, क्या क्या वहां पर कोर्सेज होने वाले हैं, कैसे कोर्सेज होने वाले हैं, किस तरह से आपने इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप करी है, कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ में पार्टनरशिप करी है, किस बेसिस पे आप यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब स्टूडेंट्स के पास में होगी तो स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी रहेगा, जानकारी आराम से मिल पाएगी, राइट? तो बेटर फॉर कॉलेजेस, बेटर फॉर स्टूडेंट्स। अब हायर क्वालिटी, ऑब्वियसली बात है, आप क्वालिटी को ही एंगेज करना चाहते हो यहाँ पे। अगर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट टेक के अनुसार पढ़ाई करा रहे हो, लेटेस्ट जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपना कोर्स दोगे, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स को आप आंसर कर पा रहे हो, तो आप क्वालिटी भी मेंटेन कर पा रहे हो। इनोवेशन, सबसे बड़ा ध्यान इसी बात पे रखना है, इंडिया में आर&डी गवर्नमेंट एक लेवल तक ही कर सकती है। हमें फुर्सत ही नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हमारी प्रायोरिटी नहीं है, वो भी सेकंड थर्ड लेवल पे आता है। तो कॉलेजेस में तो क्या ही, एजुकेशन में तो क्या ही आर&डी हो जाएगा। जब हम डिफेंस में आर&डी नहीं कर रहे, स्पेस में नहीं कर रहे, तो एजुकेशन में क्या ही कर लेंगे, ठीक है? तो गवर्नमेंट के पास में लिमिटेशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट है। चलो, फिस्कल डेफिसिट तो फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे है, तो हम आर&डी नहीं कर सकते। तो इनोवेशन का बूस्ट हमने अब इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसका प्राइमरी सेंटर यही था
कि हमें एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना है। किस बेसिस पे करना है? जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से करोगे तो इनोवेशन को बूस्ट यहाँ मिल जाएगा। कॉलेजेस के ऊपर है कि कॉलेजेस किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, क्योंकि कॉलेजेस सारी इन्फॉर्मेशन देंगी तो स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंसी उसमें देखने को मिल जाएगी और ट्रस्ट भी रहेगा। एंड लास्टली बिगर पिक्चर इसका यही है कि आप एक स्ट्रीमलाइंड एजुकेशन प्रोवाइड करें। आपका स्कूल एजुकेशन जो होता है वो स्टेट लेवल का एजुकेशन हो सकता है, स्टेट की हिस्ट्री होती है, स्टेट का आर्ट एंड कल्चर होता है, वो सब आपको पढ़ना होता है और हर स्टेट का अलग होता है, स्टेट्स की लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर हायर एजुकेशन जो होती है, आपका यूजी पीजी जो होता है, वो नेशनली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। राजस्थान के बच्चे को भी वही टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए कंप्यूटर साइंसेज में जो तेलंगाना के बच्चा पढ़ रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश का बच्चा पढ़ रहा है, राइट। ये जो स्ट्रीमलाइंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये आपकी क्वालिटी मेंटेन करती है और आपका पढ़ा हुआ बच्चा, आपके कंट्री में पढ़ा हुआ बच्चा जब फॉरेन में कहीं पर कोई जॉब करना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उसको इस कंट्री में पढ़ा दिया, राइट। तो आप बिगर पिक्चर यही है यहाँ पे। नेक्स्ट डेंजर्स, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल कंट्रोल। अगर सेंट्रल कंट्रोल होगा तो सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है स्टेट्स को? कि आपने फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट में आता है, राइट। हायर एजुकेशन कॉन्करेंट में आता है, तो स्टेट्स का भी अधिकार है कि स्टेट्स डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से वीबीएसए को ऊपर बैठा दोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ही डिसाइड करेगा, तो आपने हमसे हमारा फेडरलिज्म छीन लिया। ये सबसे बड़ी शिकायत है। नेक्स्ट, लेस मनी फॉर एजुकेशन। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, सरकार के पास पैसे की कमी है, हमेशा होती है, राइट। वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट हमेशा हमेशा डेफिसिट में रन करती है, ठीक है। अमेरिका इज ऑल्सो अ वेलफेयर स्टेट। वो बोलते तो अपने आपको वेलफेयर स्टेट ही है, पर ठीक है, वैसे वहां पर है भी, मतलब फूड स्टैम्प्स चलते हैं लोगों के लिए, आपको घर वगैरह लगाने होते हैं, मंथली उनको कुछ ना कुछ बेस इनकम देनी ही होती है, चाहे वो जॉब करें ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। वो सेम चीज अपने भी चलती है, अपने थोड़ा सा देसी तरीके से होता है तो अपन उसकी इंसल्ट कर देते हैं और बाहर अपन उसकी मजाक नहीं उड़ा पाते। एनीवे, आपके पास में एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ज्यादा नहीं बचता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण। नेक्स्ट आपका काम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद में आपका डिफेंस, आपका स्पेस, आपके जो न्यूक्लियर पावर हैं, जो आपके क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, उसमें पैसा लगाना होता है, और जो कुछ चिल्लड़ बचता है ना, वो एजुकेशन में लगाने की बात होती है। तो आपके पास में एजुकेशन में पैसा लगाने के लिए पैसा है ही नहीं, राइट। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है, आपके पास में एजुकेशन में पैसा ही नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर से आप एक नया का नया पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हो, कैसे मैनेज होगा सब कुछ? दिस इज वन ऑफ द डेंजर्स। नेक्स्ट, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉलेजेस के ऊपर, कॉलेजेस की जो एक इंडिपेंडेंस होती थी यूनिवर्सिटीज की, कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, कैसे पढ़ाना चाहते हैं, हम डिसाइड करेंगे, वो अपने इंडिपेंडेंस उनसे छीन ली, राइट। बढ़िया। नेक्स्ट, लैंग्वेज इशू। अगेन जनरली सदर इंडियन स्टेट्स जो हैं उनकी शिकायत रहती है, हम चाहते हैं कि हमारे हायर एजुकेशन में भी बच्चे हमारे हिसाब से हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है उसमें पढ़ाई करें। गवर्नमेंट ने ये हक छीन लिया हायर एजुकेशन में, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो सिर्फ इंग्लिश का ही सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द कनेक्टिंग लैंग्वेजेस फॉर इंडिया। अजीब बात है, हिंदी कनेक्ट नहीं कर सकती है, कोई और लैंग्वेज कर लो वो भी कनेक्ट नहीं करेगी, हमें इंग्लिश ही कनेक्ट करेगी, जबकि लेस देन 10% ऑफ दिस कंट्री स्पीक्स एंड राइट्स इन इंग्लिश। चलता है, कोई बात नहीं, इंडिया है, चलता है। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन का रिस्क। इस गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा एक तरह से शिकायत यही होती है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा करते भी हैं एक्ट। इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, यहाँ इसको नुकसान की तरह देखा जा रहा है। अगर आप एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दोगे, इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दोगे कि हम जो चाहते हैं कॉलेजेस वो पढ़ाएं, तो कभी कभी रेलिवेंट एजुकेशन जो होती है, मॉरल एजुकेशन जो होती है, वो नहीं दे पाओगे आप कॉलेजेस से, नहीं इंपार्ट करवा सकते बच्चों के अंदर, वो बिल्कुल स्किल्ड एक तरह से ट्रेन्ड मशीन्स बना के छोड़ देंगे। दिस इज अ डेंजर ऑफ दिस बिल। नेक्स्ट, इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या ये जो इनफ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है ये स्टेट्स की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, राइट। स्टेट्स की सलाह नहीं ली गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ ये बात नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी वो स्टेट्स के कंसल्टेशन के बाद में ही आई थी। पॉलिटिक्स असाइड, स्टेट्स की कंसल्टेशन के बाद में आई थी। वीबीएसए बिल जो है वो स्टेट से कंसल्ट नहीं किया गया है, दे जस्ट मेड इट एंड दे इंट्रोड्यूस्ड इट इन द पार्लियामेंट। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वीबीएसए में अभी तक इतना ही है, जो न्यूज में आया था, जो चल रहा था, मैंने एग्जैक्टली वैसा का वैसा आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे ही बिल के ऊपर जेपीसी बैठी हुई है अभी, तो जो भी फैसला आता है, जो भी सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, अगर एक्ट बनता है या जो भी न्यूज आती है, आई विल कवर दैट अगेन, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।